चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेशनलिज्म यूरोप, ध्यान से तुम लोग सुनते रहना कहानी की तरह, क्योंकि ये हिस्ट्री थोड़ा सा मतलब कि इसको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम्हारा जो टॉपिक आज है। ये क्यों करा रहे हो? अरे यार तुम स्कूल अब में 4th चैप्टर हो गया है। ठीक है, चलो तुम अब शांत रहो 2 मिनट। सर, मैंने आपको कल बोला था कॉल ठीक पे। है, चलो कल बोला था तो यही, चलो और किसी ने नहीं बोला, मेजोरिटीज के साथ। चलो ध्यान से सुनो इसको। देखो, हमने जो नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था, सर सायन कौन सा चैप्टर कह रहा है? पता नहीं क्या कह रहा है, 4th चैप्टर हो गया स्कूल। वो बताता भी नहीं है, और फिर उसके बाद आगे वो अपना बताया तो था कॉल पे सुबह। कौन सा। आपको सुनाई नहीं दे रहा? चलो कोई बात नहीं, अब ये करो फटाफट, ये भी करना ही है ना। चलो ध्यान से, राय जो टाइम बर्बाद मत करो तुम लोग, टॉपिक करो, आखिरी के 5 मिनट जितने भी होगा उसमें डिस्कशन करना। देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया हमने भी जस्ट किया था, कुछ दिन पहले ही मैंने रिवीजन भी करवाया था। लेकिन नेशनलिज्म इन यूरोप जो है, नेशनलिज्म इन इंडिया से पहले हुआ था, ठीक है। तो हिस्ट्री को नॉर्मली लोग, तुम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया को थोड़ा बोरियर टाइप लोग लिए थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने उसको पढ़ाया, बेसिकली हिस्ट्री एक ऐसी चीज होती है जिसको आप ढंग से करो तो चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। तो इसको है ना, ज्यादा मैंने, तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये चैप्टर बिल्कुल बोरिंग लगेगा, तुम थोड़ा भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा, अगर मैं तुमको एनसीईआरटी में जिस पैटर्न से गई ये चीजें, उस पैटर्न से मैं नहीं, थोड़ा सा लीक से हट करके चीज को लेकर के गया हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कुछ चीजें स्किप करूंगा। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसमें आई थिंक 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम लोगों का एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये मत होना कि सर आपने वो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू मैं इसको अगर नोट्स बनाता और लेके जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग को बोरियत टाइप फील होती। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग वगैरह लगा करके इसको इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मतलब कि समझने टाइप बनाया है, ताकि तुम लोग, जैसे मान लो कि अगर मैं नेशनलिज्म यूरोप, तुम्हें सीधा मैं स्टार्ट कर दूं भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, अब तुम्हें नेशनलिज्म वर्ड पता ही नहीं है क्या होता है नेशनलिज्म, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं कि उससे पहले का सिचुएशन क्या होता था, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों। तो मैं बता दूंगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, गरीब लोग आए, किसान लोग, वो उसको गिरा, तो 9वीं क्लास में तुम सबने पढ़ रखा है, 9वीं क्लास में वो चीजें हो गई, तो नहीं समझ में आएगी चीजें। इसलिए कुछ टर्म्स मैंने डाल रखे ताकि तुम लोगों को चीजें क्लियर हो, ठीक है। और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ, मतलब जब मैं आदमी एकदम सुनना और लिखना, जब आदमी लिखता है तो सुनना बंद कर देता है, समझना बंद कर देता है। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यार इतनी मेहनत मैं किया हूँ, नोट्स बनाया हूँ, सर, किसी आपने नोट्स से इतना क्यों बताया? तुम सीधे लोग ही स्टार्ट कर काम कर देते। देना, ठीक है। और तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म, सीधी बात है। तो सबसे पहले नेशनलिज्म समझते हैं क्या होता है नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म मतलब ये होता है कि फीलिंग ऑफ लव फॉर नेशन स्टेट, और मतलब नेशन स्टेट, सीधा समझ लो कि अपने स्टेट के लिए जो फीलिंग ऑफ लव आ जाए। और नेशनलिज्म पहले होता किन के बीच है, ये समझने की बात है। जिनका सेम कल्चर हो, सेम ट्रेडिशनल हो, वो बेसिकली एक सेम चीज को फॉलो करते हो, तो नेशनलिज्म उनमें ज्यादा ये होता है, यूनाइट करने के लिए एक चीज हो। जैसा कि हमें नेशनलिज्म इंडिया हमने पहले ही पढ़ रखा है, उसमें हमने देखा होगा कि तुमने चौथा यूनिट पढ़ा था, उसमें बिलोंगिंग्स में हमने पढ़ा था कि एक वो आ गया था, फ्लैग वगैरह से हम लोग कनेक्ट हो रहे थे नेशनलिज्म इंडिया में। वंदे मातरम जो सॉन्ग था उससे हम लोग कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है। वंदे मातरम सॉन्ग था, उससे हम लोग कनेक्ट हो रहे थे। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, सॉन्ग्स वगैरह, कल्चर, फॉक कल्चर हो रहा था। तो एक यूनिटी आनी चाहिए लोगों के बीच में, तब लोग कनेक्ट हो पाएंगे। तो नेशनलिज्म मतलब ये होता है कि फीलिंग ऑफ लव फॉर नेशन, यानी कि देश के लिए एक, मतलब कि एक प्यार होना और सबके लिए प्यार होना। अब भाई सवाल उठता है, आज के डेट में तुम्हें लगेगा कि देश देश, कंट्री कंट्री, लेकिन जब ये उस दौर की बात हो रही है इस चैप्टर में जहाँ पे कंट्री का कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। कुछ चुटपुट लोग यहाँ रहते थे, जैसे इंडिया में राजा रजवाड़ो होते थे, राजा वगैरह होते थे, एक राजशाही यहाँ हो गई, झांसी अलग हो गया भाई, ग्वालियर का अलग राजा होगा, इसका अलग राजा होगा। अराउंड 565 प्रिंसली स्टेट से ऑलमोस्ट इंडिया के टाइम में, तो चुटपुट चुटपुट छोटे छोटे राजा महाराजा होते थे, वो यूनाइट नहीं होते थे। तो नेशनलिज्म बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि लोग यूनाइट होंगे फॉर द सेक ऑफ नेशन, फॉर द लव ऑफ नेशन, और लोगों के अंदर पेट्रोटिज्म आएगी, मतलब देशभक्ति आएगी, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। इससे पहले क्या होता था, मतलब कि जब थोड़ा सा इसके पहले का मैं चीजें बता देता हूँ यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऑल ओवर वर्ल्ड में से, पूरी दुनिया में होती है, वैसे यूरोप में भी हो रही थी। यूरोप में तो काफी पहले नेशनलिज्म आ गया था, हमारे इंडिया में तो काफी बाद में आया है। तो समझो पहले क्या, वही चीज जो मैं बता रहा हूँ कि लोग जो बेसिकली थे कि किंग जो था वो बेसिकली एक नेशनलिज्म लोगों पे नहीं आता, नेशन स्टेट्स वगैरह ये सब किसी के दिमाग में नहीं आता क्या होता है नेशन स्टेट्स। कुछ लोग इधर रहते थे, कुछ लोग मतलब कि उधर रहते थे, लोगों में सेंस ऑफ यूनिटी नहीं थी।
कॉमन एमोंग मतलब कि पीपल जो थे वो लोग सब आसपास रहते, लेकिन कोई कॉमन नहीं था उस लोग में, कोई मतलब की हिस्ट्री थी लेकिन उसके बावजूद भी आसपास नहीं रहते थे, कल्चर नहीं थी, मतलब कल्चर थी फिर भी आसपास नहीं रहते थे कुछ, जैसे कुछ लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि जैसे जर्मनी या फिर इंग्लैंड या फिर तरह तरह के ऐसे कंट्रीज हैं जिसके चुटपुट इधर उधर फैले हुए थे लेकिन सब आपस में नहीं रह रहे थे। तो नेशनलिज्म कब आएगा, नेशनलिज्म किन लोगों के like बीच? modern state. हम्म। हाँ, मॉडर्न स्टेट तुम कह uh, सकते हो बिल्कुल। नेशनलिज्म उन लोगों के बीच आएगा जिन लोगों की हिस्ट्री एक हो, कल्चर एक हो, ठीक है। उन लोगों का बेसिकली तुम समझ लो कि है ना, लैंग्वेज भी मान के चल सकते हो। इंडिया का एक्सेप्शन है, इंडिया इज एक्सेप्शन, इंडिया इज डाइवर्सिटी यूनिटी, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री जब हम यूरोप में जानेंगे तो हम देखेंगे कि इटली में लोग इटालियन बोलने वाले एक साथ हो गए, जर्मन में जर्मन बोलने वाले, और तुम्हारा वो क्या नाम है, इंग्लैंड में तुम्हारे यूके बना तो यूके में इंग्लिश पीपल साथ हो गया, फ्रांस में फ्रेंच पीपल। तो ये सब हम लोग जानेंगे बेसिकली, चार पांच जो कंट्री हैं यूरोप के, बेसिकली कौन कौन फेमस कंट्री है, यही सब कंट्री है, स्पेन स्पेन ये सब तरह तरह की चीजें, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो नेशनलिज्म क्या होता है, यहाँ तक किसी को समझने में कुछ दिक्कत है तो बताओ। नेशनलिज्म बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे समझ में नेशनलिज्म क्या होता है, इस तरह आ गया। बाकी सबको? चलो अच्छी बात है। तो देख लो, सबसे पहली बार जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि पहली बार लोगों के बीच में एक नेशनलिज्म जो वर्ड है, नेशनलिज्म क्या होता है वो तुम लोगों को मैंने समझा ही दिया। ये जो नेशनलिज्म है दुनिया के सामने पहली बार कब आया था और कैसे आया था, एक कहानी की तरह समझो, ठीक है। और बॉर्बियन डायनेस्टी थी, बॉर्बियन डायनेस्टी कहाँ की थी, ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसका नाम याद करना, तो इसको रटने की कोशिश मत फ्रांस करना, की। ठीक है। ये बेसिकली बॉर्बियन डायनेस्टी जो थी फ्रांस की डायनेस्टी थी, फ्रांस। ठीक है, उसको हम लोग कहते थे बॉर्बियन डायनेस्टी। तुम लोगों ने क्लास 9th में काफी अच्छे से पढ़ा ये हुआ सर होगा। बॉर्बन रिपब्लिक। हाँ, बॉर्बन रिपब्लिक। क्लास 9th में एक चैप्टर ही था इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो तुम लोगों ने जान रखा होगा अच्छे से, ठीक है। तो वहां पे यस बॉर्बियन सर। रिपब्लिक या बॉर्बियन डायनेस्टी थी। वहां पे क्या हुआ था, 1789, डेट्स देखो मैंने एक जगह कर रखे हैं, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आए थे, पहली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां 2 बार रिवॉल्यूशन आया था, तुम लोग को याद हो तो याद, वैसे फिर भी मैं इसमें पॉइंट आउट किया हूं, बता दूंगा। 2 बार रिवॉल्यूशन आया था। पहली बार कब आया था, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं ये पहला मतलब कि पहली चीज थी नेशनलिज्म की, मतलब दुनिया में पहली बार नेशनलिज्म जो आया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, मतलब कि एक जो दिखा था कि लोग यूनाइट हो सकते हैं, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हो सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तुमने देखा था 3 टाइप की सोसाइटी थी, ठीक है, कैसे वो आगे हम लोग जानेंगे कैसे कैसे अलग अलग सोसाइटी थी। अभी बस मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि करना क्या है इस चैप्टर में, ओवरव्यू समझा रहा हूँ, ठीक है। उसका मैं हम लोग डिटेलिंग में सब कुछ अच्छे से जानेंगे, अभी समझ लो बस ओवरव्यू, क्या क्या पढ़ना है, कैसी चीजें आई क्या है, ताकि तुम लोग के अंदर एक इंटरेस्ट जगे। तो अभी मैं इंटरेस्ट जगाने का काम कर रहा हूँ। तो हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि इसको मतलब इंटरेस्ट जगाने का, तुम लोग का बहुत लोगों के अंदर इंटरेस्ट होगा भी जानने का, तो बोले चलो मेरे अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो वहां की जो जनता थी, पीपल जो थे, वो डिमांड कर रहे थे किसके लिए, एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की, मोनार्की के एवोल्यूशन की डिमांड, मतलब कि जो राजशाही थी उसको खत्म करना चाह रहे थे और एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे जिसका नाम था डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये देख लो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल और नेशनलिज्म। जब पीपल जो थे यूनाइट हो गए और डिमांड करने लगे, जो पुरानी चीजें थी, पुरानी चीजों को खत्म करने की डिमांड करने लगे, और नई चीज जो थी डेमोक्रेसी, उसको लाने की डिमांड कर रहे थे। और जो पुरानी जो ऑटोक्रेसी या फिर तुम्हारा जो मोनार्की सिस्टम जो चल रहा था, उसको, ऑटोक्रेसी क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, ये कंफ्यूज मत होना। और मोनार्की तो समझ में आता है ना, राजशाही। तो लोग जो थे, पीपल जो थे, वो यूनाइट हुए, और यूनाइट होने के बाद एक नया सिस्टम जो डेमोक्रेसी था, जो पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल नया था, उतना पॉपुलराइज नहीं था, उसको लाने की कोशिश करते हैं और ये ले आते हैं। फिर 1799 में, हम एक बता रहे, बस ओवरव्यू बता रहा हूँ, 1799 में नेपोलियन बोनापार्टो, जो बेसिकली वहाँ के क्या थे, मतलब कि समझ लो कि डेमोक्रेसी के बाद इन्होंने रिवॉल्यूशन वगैरह लाया, और ये बेसिकली, Napoleon Bonaparte was a great French emperor who won many battles for हाँ France ठीक है and ठीक है ठीक है, raised पूछा the नहीं, nation's prestige. हाँ, पूछा नहीं हूँ मैं, ठीक है, ठीक। और सागर नाम चेंज कर लो अपना, जो भी है सागर शर्मा करो फटाफट। और नेपोलियन बोनापार्टो जो था, इन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहले वो आए नेपोलियन बोनापार्टो, और उन्होंने शुरुआत क्या किया कि पॉलिटिकल पावर जो थी फ्रांस की, उसको उन्होंने खुद से अपने हाथ में रख लिया। तो देख लो फटाफट समझो इस चीज को, नेशनलिज्म आया, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, क्या ही बोला।
ठीक है, मैंने तो उसको अब नाम ही नहीं चेंज कर पाएगा। तो देख लो यार, क्यों ऐसे बच्चों की तरह एक्टिविटी करते हो? पढ़ने आते हो पढ़ा करो। चलो एनीवे, 1799 में नेपोलियन बोनापार्टो आते हैं और वो बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आते हैं। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वो आते तो हैं, लेकिन वो भी अपने इधर से मतलब कि एक समझ लो कि वो भी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट टाइप ही बन जाते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छा काम भी करते हैं, कुछ निगेटिव काम भी करते हैं। जैसे कि वो अच्छा काम क्या करते हैं, नेपोलियन बोनापार्टो आते हैं, रिवॉल्यूशन तो आ गया, डेमोक्रेसी तो लोगों ने सोचा कि एस्टेब्लिश्ड हो गई, लेकिन नेपोलियन बोनापार्टो आने के बाद वो डेमोक्रेसी को खत्म करके फिर से वही चीज करने लगते हैं और खुद का राज वो कर देते हैं। ऑल्दो वो काफी ठीक ठाक रहते हैं, कुछ अच्छा भी काम करते हैं, ज्यादातर अच्छा काम ही करते हैं और कुछ बुरा काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी तो नहीं रही ना, डेमोक्रेसी नहीं रही। लेकिन फिर से यहाँ पे आएगा, हम देखेंगे आगे, फिर से यहाँ पे तुम्हारा नेशनलिज्म आएगा। लेकिन समझो इसको, पहले नेपोलियन बोनापार्टो आते हैं, वो जैसे सिविल कोड ले आते हैं, ठीक है ना, वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे एबोलिश ट्रेड बैरियर जो होता था उसको खत्म कर देते हैं। इसके अलावा कॉमर्स वगैरह के सेक्टर में काफी हद तक काम करते हैं। बेसिकली तुम देखोगे, ठीक है ब्रेड ना, का कुछ उन्होंने भी बेसिकली तुम देखोगे कि लोग यूनाइट कैसे हो रहे हैं आज की डेट में। मैकडी एक कंपनी है जो कि तुम्हारी यूएस की कंपनी, लेकिन हम यहाँ दिल्ली में बैठ के मैकडी खा रहे हैं। हमारे इंडियन कुछ कंपनी होगी जो यूएस में होगी। इस तरह से लोग यूनाइट होते जाते हैं ट्रेड से। ट्रेड एक यूनिटी का और नेशनलिज्म का सबसे बड़ा होता है। यूनाइट कहाँ हो रहे सर इससे? पैसे के लिए पता बस। चल रहा है ना, पैसे के लिए, लेकिन एक सिंबल तो है ना। इससे पहले जब ट्रेड नहीं था, कुछ भी चीजें नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं थी वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो एक कॉम्पिटिशन नहीं था, लोगों के बीच जानने का नहीं था। इन्फॉर्मेशन, एक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, सीधा समझ लो। ट्रेड एक ट्रेड सिर्फ ट्रेड नहीं है, पैसे बनाने की चीज नहीं है। ट्रेड एक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके वही यहाँ पे क्या किया इसने, ट्रेड बैरियर को खत्म कर दिया, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रही थी चीजें, समझो इस चीज को, ट्रेड बैरियर को खत्म कर दिया। तो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आई थी, मतलब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आई थी, जब ट्रेड बैरियर खत्म हो गया, फ्रेंच लोग बिजनेस के लिए जाएंगे दूसरी जगह, आराम से जाएंगे, हर जगह घूमेंगे। तो अब आसपास की जो कंट्री थी, जैसे हमारा यूके हो गया, ठीक है, प्रूसिया हो गया। प्रूसिया का आज का नया नाम बता दो कोई जन, क्या है प्रूसिया का आज का नया नाम? क्रोएशिया किस कंट्री को कहते हैं, कोई बताओ? क्रोएशिया कहते हैं जर्मनी को, ठीक है। जर्मनी का पुराना नाम है क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया जहां पे भी लिखा हो समझ लेना जर्मनी की बात हो रही है, ठीक है। जब जर्मनी यूनाइट हो गई तो वो जर्मनी बन गई। ये हम लोग आगे जानेंगे कैसे हुई, लेकिन क्रोएशिया पुराना नाम है। जैसे इंडिया का पुराना नाम भारत या भारत चलो अभी भी बोलते हैं। जैसे कुछ कुछ कंट्री, जैसे म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था ना, जैसे वर्मा, वैसे ही जर्मनी का पुराना नाम था क्रोएशिया, ठीक है। तो अब समझ लो ध्यान से, चेंज क्यों हो गया म्यांमार का? हो गया चेंज, मुझे क्या पता क्यों हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट चाहती होगी चेंज होना, ठीक। तो अब देखो, मतलब पता है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब हुआ क्या वहाँ पे कि नेपोलियन ने एबोलिश ट्रेड बैरियर वगैरह कर दिया, वहाँ के कॉमर्स वगैरह को इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। ट्रेड वगैरह सब जितने भी थे सबको कर दिया। इसके निगेटिव क्या चीज थी, ठीक है, निगेटिव क्या हुई इसकी, और इन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो अच्छा काम हुआ, पॉजिटिव वाली प्लस यहाँ कर लो। और निगेटिव क्या किया इसने, सारे सिटीजन्स के ऊपर टैक्स वगैरह थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था। एम्बिशियस मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब एक था ना कि इसको जीतना है उसको जीतना है। बेसिकली नेपोलियन का नाम तुम लोग सुनोगे, जब भी देखोगे तुम्हें ये पता चलेगा कि ऐसा मतलब कि एम्पेरर था, ये हर चीजों को जीतना चाहता था। और साथ ही साथ इसने सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या होता है तुम लोग को पता होगा, क्या चीज, मतलब जो भी चीज इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन इसके थ्रू होकर के जाएगी। जो ये चाहेगा वही इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी, और जो ये नहीं चाहेगा वो इंफॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद सेंसरशिप के ऊपर वाली लाइन क्या है? एम्बिशियस पता है? नहीं उस, अरे लाइन, ही इज एम्बिशियस, ये ना। अरे वो पूरा मतलब क्या है, क्या लिखा है वो? एम्बिशियस था वो। अरे वो पूरी क्या है डेफिनेशन, किस चीज की, और डेफिनेशन क्या है? अरे निगेटिव बता रहा हूँ, निगेटिविटी बता रहा हूँ। हाँ ये निगेटिविटी लिखी हुई है। लाइन प्रोनाउंसिएट करने को बोल रहा है। अच्छा, एवरी सिटीजन जो थे, समझ ही नहीं आ रहा। अरे यार 3 निगेटिविटी मैंने इसकी बताई, 3 निगेटिविटी। पहला निगेटिविटी, एवरी सिटीजन, जो भी थे सारे सिटीजन थे, ये नोट्स है बेसिकली, इसको रटने की कोशिश मत करो। उसको रिक्रूट करना चाहता था अपनी आर्मी में, लिखा क्या था, ठीक है ना। एवरी जितने भी सिटीजन थे उसको रिक्रूट करना चाहता था अपनी आर्मी में, ठीक है। दूसरा है एम्बिशियस। सर, हाँ सर एम्बिशियस होना तो अच्छा सर 18(4) से फिर समझा दो, समझ नहीं आया। 18(4) से एम्बिशियस तो होना तो अच्छा है ना, ठीक है। एम्बिशियस होना अच्छा है, लेकिन गोल्स है।
अरे ओवर, लेकिन तुम्हारे गोल्स होते हैं, लेकिन तुम राजा हो यार, तुम्हारे गोल्स, अब तुम्हारे गोल्स नहीं रहे, अब तुम्हारे गोल्स पूरी कंट्री के गोल्स। अब नरेंद्र मोदी कोई अपना पर्सनल एम्बिशियस के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो नरेंद्र मोदी हमारे कंट्री के पीएम है, उनका पर्सनल एम्बिशियस है कि भाई साहब उनकी ना मतलब कि दुबई में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, तो एम्बिशियस वो है, लेकिन वो खुद के लिए एम्बिशियस होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब आप किंग हो, ठीक है, जब आप किंग हो, जब आप राजा हो, तो आपके एम्बिशन नहीं होंगे, वो पूरे कंट्री की एम्बिशन होनी चाहिए, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल और आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो। तो एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्टो कौन था? नेपोलियन मतलब अगर राजा को बड़ा घर चाहिए तो मतलब पूरी कंट्री को, अरे भाई पूरी ओवर एम्बिशियस होना उसको चाहिए, लेकिन भाई साहब अगर मान लो कंट्री में कुछ अगर बुरी चीज चल रही है, देखो टैक्स बढ़ा दिया, इसने क्या किया हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे कि ये जब एम्बिशियस था इसने टैक्स बढ़ा दिया। देख लो सारे सिटीजन जो थे उसको जबरदस्ती रिक्रूट कर रहा था अपनी आर्मी में, अपनी आर्मी को बढ़ा रहा था, क्योंकि इसको अपनी सेना मतलब कि अब देखो सारे जन आर्मी में जाना नहीं चाहते हैं ना, नहीं अपनी चॉइस होनी चाहिए कि मुझे आर्मी में नहीं जाना है, सीधी बात है। वैसे ही सारे लोगों को जबरदस्ती बोलता था, आर्मी में रिक्रूट कराने की कोशिश करता था अपने एम्बिशियस होने के कारण। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एरिया जीतना था, बहुत ज्यादा, हाँ फोर्स रिक्रूटमेंट करता था। ये गलत है, ठीक है, ये निगेटिविटी पॉइंट हुई गई। उसके साथ ही वो सेंसरशिप ले आया था, ठीक। और 1804, हाँ ये 1804 में बता रहा हूँ, हाँ स्वर्ण ने पूछा था 1804, ये मैंने ये बताया था कि देखो नेपोलियन बोनापार्टो किंग बन चुका था। नेपोलियन बोनापार्टो की कुछ पॉजिटिव चीज थी, कुछ निगेटिव चीज थी। पॉजिटिव चीज क्या थी? पॉजिटिव चीज उसकी ये थी कि उसने सिविल कोड लाया था। सिविल कोड या फिर मतलब कि उसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नेपोलियन कोड किसको कहते हो? नेपोलियन कोड और सिविल कोड एक ही है, जैसे कि तुम्हारा रॉलेट एक्ट और ब्लैक एक्ट एक ही था, वैसे ही नेपोलियन कोड और सिविल कोड भी है। कि इसमें क्या था कि इसमें इंट्रोडक्शन, नेपोलियन ने अपने आप को मतलब कि बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, हाँ बिल्कुल डिवीजन कर दिया था। दूसरी बात उसने ट्रेड वगैरह को ट्रेड टैक्स जो थे, ट्रेड बैरियर थे कि यहाँ से वहाँ ट्रेड करने के तुम्हें टैक्स देना होगा, ये सब को खत्म कर दिया था। बहुत ही ज्यादा मतलब कि इम्प्रूव कर दी थी कॉमर्स सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया था। उसके अलावा हम देखते हैं करेंसी में मेजर चेंजेस कर दिए, करेंसी वगैरह ये सब सिस्टम लगाया था। हाँ इस तरह की चीजें वो लाया था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे, ठीक है, अभी मैं तुम लोग को बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और इसकी निगेटिविटी चीज क्या थी कि सारे सिटीजन को, ये तो मैंने बताया था, रिक्रूट कर रहा था जबरदस्ती अपनी आर्मी में, और बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था और लोगों के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया था, ठीक है, ठीक। उसके अलावा आप सुनो अब इसका क्या होता है इसके साथ। 18 हाँ बोलो, एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा ये टॉपिक के बाद, फिर से एक बार स्टार्टिंग से करा दूंगा तुम लोग को, ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। 1815 में क्या हुई थी चीजें कि बैटल ऑफ वाटरलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ गुड इवनिंग। चलो बैटल ऑफ वाटरलू जो था, बैटल ऑफ वाटरलू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा सीबीएसई में 5 से 6 बार आ रखा है, 5 से 6 बार क्वेश्चन आ रखा है बैटल ऑफ वाटरलू, 5 से 6 बार, ठीक है। ये इसको अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव कर लो सब लोग। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, ये नेपोलियन वर्सेस पीआरएबी के बीच हुआ था। पीआरएबी क्या है, मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा है याद करने के लिए। पीआरएबी देखो नेपोलियन कौन सी कंट्री का था? फ्रांस का था, ठीक है। नेपोलियन बहुत एम्बिशियस था, तो अब देखो हुआ क्या था कि इसने ट्रेड वगैरह खत्म कर दिया, मैंने तुम लोग कहानी बता रहा था। तो अब क्या हुआ था कि आसपास के जो राजा थे, किंगडम थे, जैसे क्रोएशिया हो गया, जर्मनी, क्रोएशिया में तो जर्मनी एक ही है, रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सारी ऐसी कंट्री थे। इन सारी कंट्री में अभी भी मोनार्की सिस्टम चल रही थी, तो वही पुरानी सिस्टम में चल रही थी कि अमीर लोग जो होंगे वही लोग राज करेंगे, तरह तरह की चीजें चल रही थी। तो इन लोगों को लगा कि फ्रांस में अगर ये चीजें आ गई और हमारी जनता को भी, हमारी जनता ने भी समझ लिया, तो हमारी जनता रेबेल कर देगी, मतलब विद्रोह कर देगी, ठीक, और चाहेगी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उस टाइप का रिवॉल्यूशन रशिया में भी आ जाए, ठीक है, क्रोएशिया में भी आ जाए, ऑस्ट्रिया में भी आ जाए, ब्रिटेन में भी आ जाए। तो लोग डर गए थे। इन लोगों ने यूनाइट किया और यूनिटी के साथ नेपोलियन को हरा दिया, ठीक है। नेपोलियन को बैटल ऑफ, नेपोलियन सिर्फ एक ही लड़ाई हारा था, दैट इज बैटल ऑफ वाटरलू, उसके अलावा वो सारी लड़ाई जीता था। याद रखना नेपोलियन जो था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते। पहला क्वेश्चन, नेपोलियन कौन सी लड़ाई हारा था? बैटल ऑफ वाटरलू। दूसरी बात, ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुई थी? कौन से लड़ाई के वार के बाद? तो बैटल ऑफ वाटरलू। अब ट्रीटी ऑफ वियना क्या है? वियना बेसिकली ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ट्रीटी ऑफ वियना ये है कि ये जो पीआरएबी कंट्री है, क्रोएशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन्होंने उसको हरा करके बोला कि तुम फिर से अपने यहाँ पे क्या ले आओ, मोनार्की सिस्टम ले आओ, क्योंकि हमें अब डर लग रहा है भाई, सीधी बात है, हमें डर लग रहा है। इन लोगों की भाई समझ लो फट गई थी, सीधी बात है। नेपोलियन मर नहीं गया था अर्बन डायनेस्टी। हाँ सर, नेपोलियन मर नहीं गया था वॉर में?
हाँ वही तो, वाटरलू की। हाँ बिल्कुल, वहां पे मर गया, तभी तो लोग हार गया था। हार गया मतलब क्या, उस टाइम लोग हारते थे तो ये नहीं होता था हार गया मतलब, हार गया मतलब कि चल बसा। तो अब अरे क्या हो रही थी चीजें कि इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया इसके साथ, मतलब क्या फ्रांस के साथ साइन किया और बोला कि तुम अपने यहाँ फिर से ले आओ कौन सा सिस्टम, मोनार्की सिस्टम ले आओ। ठीक है, मोनार्की सिस्टम अपने यहाँ फिर से ले आओ। अब क्या हुई चीजें, मोनार्की सिस्टम आने से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया धरा है चीज था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, टेरिटरीज लूज कर दी उन्होंने अपनी, ठीक है, टेरिटरी लूज कर जितनी दी। तो ये बेसिकली था तुम्हारा एक शॉर्ट सा कहानी था तुम्हारा फ्रेंच के बारे में। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से एक एक डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी बस एक ओवरव्यू तुम लोग को आया समझ में, एक बार मैं इसको शॉर्ट में फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में सेव हो जाए। आ ठीक है, गया समझ में सर। ठीक है ना, बस डेट्स वगैरह याद करो, डेट्स हमेशा याद करो, टाइमलाइन दिमाग में बेस कर लो। ठीक है, पहले क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। शॉर्ट में देखो टाइमलाइन कैसे याद करना है, समझना कैसे है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, टाइमलाइन याद कर लो। 1789 में क्या हुआ था भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था तुम लोग सबको पता है कि भाई जो गरीब लोग थे, पीजेंट्स और ये जो थे मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने नोबल्स और ये जो थे उन सबको हटा करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1799 में नेपोलियन, नोबल्स ऑफ क्लर्जी। हाँ क्लर्जी को हटा करके अपने हाथ में ले सकता। ठीक है, 1799 में क्या हुआ, ठीक 10 साल बाद, ये बस डेट याद रखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका 10 साल बाद क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट वो आ जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी को वो खत्म कर देता है, खुद से सारी पॉलिटिकल पावर जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। बेसिकली ये भी ऑटोक्रेट मतलब कि ऑथोटेरियन बन जाता है। लेकिन इसकी कुछ अच्छी चीजें भी थी। अच्छी चीजें क्या थी कि इसने सिविल कोड ले आया, नेपोलियन कोड ले आया। इसमें क्या था कि न्यू करेंसी वगैरह, दो तीन चीज यही याद करो जो अच्छी अच्छी चीज होती थी उस टाइम की। क्या, करेंसी को एक कर दिया, यूनिटी कर दिया, ट्रेड वगैरह को ये सब यही कर दिया। उसके अलावा तुम्हारा इम्प्रूव कॉमर्स कर दिया, ट्रांसपोर्ट वगैरह को इम्प्रूव कर दिया। और इसकी कुछ बुरी चीजें थी। क्या थी बुरी चीजें कि जबरदस्ती, ही इज वेरी एम्बिशियस, ही इज वेरी, ये दूसरे पॉइंट लिखा हूं लेकिन पहला पॉइंट ये होगा, ही इज वेरी एम्बिशियस एंड फॉर हिज एम्बिशन उससे क्या करता था, रिक्रूट कर लेता था जबरदस्ती लोगों को अपनी आर्मी में। ठीक है, अब सारे सिटीजन तो आर्मी में रिक्रूट नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव पॉइंट हो गए। इसके अलावा हर चीज के ऊपर सेंसरशिप लगाता था। अगर मान लो कि कोई बंदा इसका अपोज कर रहा है तो उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दो, वो अपोज नहीं कर सकता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेकिन फिर भी भाई था तो भाई डेमो मतलब कि रिवॉल्यूशन के बाद ही आया था ना। अब देखो कुछ चीजें अच्छी की थी इसने, क्या अच्छी चीजें की थी, तो सिविल कोड ये सब ले आया था, ये सब चीजें खत्म करे तो लोग भी खुश थे। मतलब ऐसा नहीं कि लोग बेकार थे। जो पहले की फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी थी, फ्रांस की जो पहले की सोसाइटी थी, उसके कंपेयर में लोग काफी खुश थे और काफी अच्छे से जी रहे थे। तो आसपास की कंट्री जो थी उनकी भाई हालत खराब हो गई। उनको लगा कि भाई अब तो भाई हमारा बेड़ा गलत है, बेड़ा गलत मतलब की स्थिति खराब हो जाएगी। तो जो प्रेब, शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए, प्रोएशिया जर्मनी को ही कहते हैं, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। और उसके बाद फिर से प्रेब कंट्री ने एस्टेब्लिश कर दिया वहां पे, क्या क्या एस्टेब्लिश कर दिया, फिर से वही पुरानी वाली सोसाइटी को एस्टेब्लिश कर दी। मोनार्की, बर्बन डायनेस्टी। बिल्कुल, बर्बन डायनेस्टी फिर से एस्टेब्लिश होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर से कैसे यहाँ पे आता है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ये ओवरव्यू समझ में आ गया कि स्टार्टिंग कैसे होता है नेशनलिज्म का, और मतलब कि एक जो पहला लोगों को एसेंस लगता है, मतलब एक मतलब पीपल बिलीव या लोग बिलीव करने लगे यस नेशनलिज्म भी एक चीज होती है, ये किताबों में नहीं, ये मतलब कि एक जमीन पे भी आ सकती है और चीजें यूनाइट भी हो सकती है। और हम यूनाइट होकर के, अगर पीपल यूनाइटेड शैल ऑलवेज बी विक्टोरियस, एक जो स्लोगन उस टाइम चला था कि लोग जो यूनाइट हो जाएंगे वो हमेशा विक्टोरियस होंगे, हमेशा जीतेंगे। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लोगों के अंदर अब आ चुकी थी। ठीक है, राइट? यहाँ तक बताओ किसी को समझने में कुछ दिक्कत? यस सर। हाँ, आया नहीं, सबको सर। समझ? नो सर। चलो ठीक है, इसके तो आगे सब बढ़ते हैं मजा थोड़ा आ सा। गया। बोरिंग नहीं लग रहा ना? कोई है ऐसा जिसको बोरिंग लग रहा हो, बताओ। हाँ, कोई सर। कुछ पूछ रहा था, कोई कौन कुछ बताओ? पूछ रहा था। हाँ बताओ, किसके पता सवाल? नहीं सर। किसी का कुछ सवाल है तो पूछो, सर बोलो। सर सब कुछ तो समझ में आया, बट ट्रीटी ऑफ वेना उसमें नेपोलियन हार जाता है, फ्रांस तो मतलब फ्रांस हार जाता है बिकॉज वो फ्रांस से हाँ रहता है। हाँ हाँ तो ये हाँ जो चारों कंट्रीज रहते हैं वो चारों मिलके उस पे मोनार्क लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल। बेसिकली तो प्रायर मैंने लिखा ही है कि तो प्रैप पूरा रूल करता है या फिर कोई रूल नहीं एक करता है, रूल जाता नहीं है? करता, ये लोग रूल नहीं करते हैं। ये फ्रांस के अगेंस्ट नहीं थे, फ्रांस में जो सिस्टम था ना उसके अगेंस्ट थे। समझना जानते हैं, फ्रांस है तो फ्रांस का ही रूलर कर लगा दिए। लेकिन भाई जो तुम जो मतलब जैसे समझ लो, फ्रांस ने क्या किया, इन्होंने बोला कि तुम सर मतलब वो इन लोगों, प्राग है या प्राग है? अरे शॉर्ट फॉर्म मैंने किया है, प्रैप प्रैप, ब्रिटेन, बी फॉर ब्रिटेन, ए फॉर ऑस्ट्रिया, आर फॉर रशिया, पी फॉर क्रोएशिया। ठीक है, ये मैंने खुद से बनाया, ऐसा कुछ वो नहीं है, प्रैप कुछ वर्ड नहीं है।
ये मैंने खुद से बनाया याद करने के लिए तुम लोगों को, कि प्रोएशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन याद करोगे, इससे अच्छा प्रैब याद कर लो। ठीक है, तो देखो हुआ क्या था इसमें, ये कंट्री जितने थे ना, इन लोगों ने वहां पे एक बोला कि तुम लोग जो नया सिस्टम ला दो ना, कौन सा नया सिस्टम था वहां पे, कौन सी डायनेस्टी चलती थी बताओ? स्टार्टिंग में मैंने बताया था बॉर्बन डायनेस्टी जो चलती थी, बॉर्बन डायनेस्टी जो चलती थी, बोला कि फिर से वही एस्टेब्लिश करो तुम, ये डेमोक्रेसी वोमोक्रेसी जो तुम ला रहे हो, तुम सोच रहे हो नई चीजें, ये सब मत लाओ। ठीक है, इससे लाने से क्या होगा कि हमें खतरा पहुंच रहा है, मतलब इन लोगों को बेसिकली लगा क्या, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, और हम आगे देखेंगे भी कि इन लोगों के ऊपर भी खतरा कैसे मंडराता है, और ये लोग भी तहस नहस हो जाते हैं इस चक्कर में, इसी चैप्टर में देखेंगे। तो इन लोगों को लगता क्या है कि खतरा हमारे ऊपर आ जाएगा, हमारे इधर की भी जनता अगर मान लो रेबल कर दे, पीपल रेबल हो जाए। उन लोगों को देखो पहले क्या था कि तुमने इंडिया में भी तुमने देखा होगा कि लोगों को पता ही नहीं था, मतलब गांधी जी के आने से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि अंग्रेज उन पे राज कर रहे हैं। लोग इतने मतलब कि मासूम थे, हमारी जनता या कहीं की भी जनता जो गरीब जनता होती है, वो क्या करती है, उनका काम होता है रोटी कपड़ा मकान यही कमाना होता है, उनको पता ही नहीं होता कि लोग उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो उनको जगाने वाला कोई एक आइकॉनिक हीरो चाहिए होता है। जैसे हमारे इंडिया में गांधी जी थे, वहां पे तुम्हारा नेपोलियन एक यूरोप में एक आइकॉनिक हीरो हो रहा था, ऑल ओवर द यूरोप, नॉट ओनली इन फ्रांस बट ऑल ओवर द यूरोप। तो इन लोग की जनता को, इन लोग के जो राजा थे बेसिकली मोनार्क जो थे, इन लोग चारों कंट्री में मोनार्क, इन लोग की भाई हालत खराब हो गई। अब हालत खराब हो गई तो इन लोगों ने सोचा भाई इसको तो खत्म करना होगा, नहीं अगर खत्म करेंगे तो ये हमारे देश में। तो इन्होंने क्या किया, फिर से यहाँ पे बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा के ट्रीटी ऑफ वियना लाते हैं, और उसमें क्या होता है कि वहां पे फिर से ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो थी और ओल्ड थॉट्स वगैरह जो थे उसको फिर से एस्टेब्लिश करके वो डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आती। क्या हुआ, आवाज नहीं है? लागू। देखो वही सर चीज है, आपकी आवाज ही नहीं आई हमें। अभी नहीं आई? ओके चलो सुनो ध्यान से फिर। देखो वही चीज मैं बताया कि नहीं आ रही अभी भी नहीं आ रही, अब आ रही? हेलो हेलो सर, हेलो। ब्रेक होके आ रही है बहुत ज्यादा। सर आ रही है बट क्रैक हो रही है बीच में। तो बिल्कुल नहीं आ रही है। आ रही है अब? हेलो, सर वीडियो भी अटक रही है। आ रही है? हाँ जी सर, अब हाँ थोड़ी हाँ, बहुत आ रही है। ठीक है थोड़ी चलो, थोड़ी आ रही है। हाँ जी सर। क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है या नहीं बताओ, क्लियर है? नहीं आ रही सर, एक मिनट, नहीं आ बहुत रही लैग सर, हो रही है। एक सेकंड। लैग हो रही है।